मॉर्निंग एवरीवन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लास्ट टॉपिक अपना जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था वो था प्रॉपर्टीज, यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, नोट्स जो आपके पास हैं उसमें सिर्फ आपको शॉर्ट लाइन दे रखी है, उसको समझा नहीं रखा। ठीक है, अपन आज इसको समझेंगे और हो सकता है आज अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश कर लें, क्योंकि ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है अपने पास। अब तो छोटा छोटा मतलब लास्ट आज का वीडियो होगा इसके अंदर, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक लास्ट में जाते हुए या नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग में मैं ये जरूर बताऊंगा कि आपने कंज्यूमर में क्या क्या तो पढ़ा। ठीक है, सारा एक बार बता दूंगा कि यार ये टॉपिक अपने पास है, कोई रह तो नहीं गया, सारी चीजें अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट स्टिल मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, सारी चीज है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अपन ने प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो प्रॉपर्टीज को अपन समझते हैं, फिर उसके बाद और भी टॉपिक से ऑर्डिनल अप्रोच का लास्ट टॉपिक है अपने पास, देखते हैं। चलिए देखिए, लिखता हूं मैं यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच और यूटिलिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या आप ऑर्डिनल अप्रोच ही लिखिए। इसमें आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? इंडिफरेंस कर्व। फिर उसके अजम्पशंस पढ़े, फिर इंडिफरेंस सेट पढ़ा, शेड्यूल और डायग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको करवाया एमआरएस, जिसको मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्या बताया था मैंने? MRT। क्या बताया था? MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये अपन ने कर लिया था। इसका भी शेड्यूल एंड डायग्राम अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। लास्ट में अपन ने लिखा था प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज कह सकते हैं इसको, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक एक लाइन लिखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, समझेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, सीबीएसई में पूरे चार पांच जो भी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है वो पूरी है। आरबीएसई में अपने पास 3 प्रॉपर्टीज वर्कआउट कर दी है। इसको तो 3 भी समझेंगे, 4 अपन समझेंगे पूरी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसको। ठीक है, एक बार शुरू करते हैं आज की क्लास। ये तो मैंने आपको बताया कि अपन ने प्रीवियस में क्या पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, ध्यान देना चाहिए कि अपन ने क्या पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नया पढ़ रहे हैं पुराना भूलते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब चीजें लिंक है। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व पूरा लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज छोड़ देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये पहले लिख लिया। अब देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी अपने पास वो थी आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, आईसी स्लोप डाउनवर्ड, और यू कैन से नेगेटिव, जैसे लेफ्ट टू राइट। अब आप खुद एक दिमाग लगाइए, जैसे इसका डायग्राम कैसा बनेगा, जो नॉर्मल आईसी कर्व है वैसे इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर आया, लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, इसलिए ये। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, आप इसका आंसर लिखेंगे अगर ये पूछ ले आपसे। ठीक है, देखो आईसी का जो कर्व है वो हमेशा स्लोप डाउनवर्ड ही होता है, नेगेटिव होता है या लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ एमआरएस, बिकॉज ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि मैं एक चीज को, देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दूं, आप इस चीज को ध्यान रखिए कि कब कौन सा कर्व डाउनवर्ड होगा, कौन सा कर्व अपवर्ड होगा। जब दो चीजें, दोनों चीजों का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब वो भी बढ़ रहा है, एक दूसरी भी बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, तो हमेशा जो कर्व है वो कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग।
और अगर ऐसा है एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ये वाला केस भी हो सकता है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये डायरेक्शंस को देखना, जैसे आपको पता है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको एप्पल और ऑरेंज का, जिसमें मैंने बताया था 1 2 3 4 10 7 5 4, मतलब ये तो कम हो रहा है इधर, ये बढ़ रहा है ना बेटा, ये बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में ये 1 2 3 4 हो रहा है, इधर ये कम होता जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन के जितने भी कर्व है वो हमेशा कैसे बनेंगे, डाउनवर्ड बनेंगे, ठीक है। और इसके पीछे आईसी का डाउनवर्ड क्यों बनता है, क्योंकि एमआरएस, क्योंकि इसको कम करके मैं दूसरे को ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ। एमआरएस क्या कहता है, एक को गेन करने के लिए दूसरे को जो सेक्रीफाइस मिलता है उसी चीज को अपन रेट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, या एमआरटी कहते हैं, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है जी? तो आप इसको बना लीजिए, डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे इसको आईसी शो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे गुड 2 लिखेंगे और एक गुड 1 हो जाएगा अपने पास। इस चीज को कर लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आईसी स्लोप डाउनवर्ड नेगेटिव लेफ्ट लिखेंगे बिकॉज ऑफ एमआरएस, फिर अगर डायग्राम बनाना है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको शो कर सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन शो करके कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन अपने पास, और यहाँ पे लिख देंगे A = B = C = क्लियर? ये तो आप नोट बना के लिख लीजिए, ये याद करना चाहिए आपको हमेशा, नोट बना के लिख लीजिए इसको कि भाई सेम डायरेक्शन, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको एक बार और, नोट बना के सेम डायरेक्शन मतलब इंक्रीज तो अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन ऐसा भी सकते हैं नंबर से, तो आपका क्या होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर? तो ये पहली प्रॉपर्टी तो अपनी क्लियर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी बताओ, आईसी शोज, सॉरी ये भी आसान सी है, हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब कोई सा भी कर्व में कोई भी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे बात को? आपको देखिए एक बार, जैसे मैंने इसका कर्व बनाया, इसका कर्व को जैसा बनेगा y एक्सिस x एक्सिस 0, ये मैंने आईसी शो करा इसका, ये आईसी 1 हो गया। मैंने इसमें देखो हायर आईसी शोज हायर लेवल, जितना आईसी राइटवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, कर्व जितना राइटवर्ड शिफ्ट होता जाएगा उतना ही सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, ठीक है। अब देखो 3 ही बना लो, चाहे कुछ जरूरी नहीं 4 तक। देखिए अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि कौन सा आईसी सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है, अपन सीधे सीधा बोल देंगे आईसी 3। क्यों? क्योंकि राइटवर्ड की ओर ही बढ़ता जा रहा है। और आप खुद एक बार दिमाग लगाइए, मुझे बताइए यहाँ से मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आईसी 1 से मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और आईसी 3 से मुझे इतना मिल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा इससे हो गया ना, समझ रहे हो बात को? सेम चीज मुझे इससे इतना और इसका इतना, तो यहाँ पर ये भी ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारा सेटिस्फैक्शन भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। किस चीज में? इंडिफरेंस कर्व के अंदर। तो हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये क्वेश्चन बन गया। आपसे पूछ लिया जो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन से कर्व से मिल रहा है, आप बोलेंगे आईसी 3। सबसे कम किससे मिल रहा है, आपको बोलेंगे आईसी 1, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में सबसे कम तो इससे मिल रहा है ना। समझ में आती है बात? ठीक है, ये चीज
क्लियर है? तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए, ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसको तरफ करो। देखिए तीसरा आपके पास आता है आईसी नेवर intersect each other. Sorry. IC never intersect each other. देखिए ये कर्व, ये लाइन क्या कहता है, मतलब जो IC के दो कर्व है, अगर मैंने एक ही डायग्राम में दो कर्व शो करे, वैसे तो बनने ऐसे चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली राइट तो यही पार्ट है, ठीक है, ये तो राइट है, मगर ये क्या बोलते हैं, क्योंकि नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। अब आप बोले सर क्यों नहीं काट सकते, इसके पीछे का मतलब डायग्राम तो ये है, मगर इसका अगर काटता हुआ डायग्राम बनाओ कि भाई क्यों नहीं काट सकते, देखिए ये मैंने बनाया ऐसा और ये दूसरा मैंने निकाल दिया ऐसा, ये काटता हुआ दिखा दिया मैंने, ये काटता हुआ दिखा दिया, नाम दे दो इसको, ये ए कॉम्बिनेशन, इसको बी दे दो, ये इंटरसेक्ट एक ही जगह हो रहा है सी, ये डी और ये, क्योंकि दो कर्व है ना, एक तो ये बना a इजिकल टू सी इजिकल टू डी और दूसरा कर्व क्या बना b इजिकल टू सी इजिकल टू डी। समझ में आती है बेटा बात? दो कर्व है अपने पास, ये गुड 2 का और ये गुड 1 का, ठीक है। अब देखो वैसे तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया हायर आईसी कर्व हमेशा ऐसा ही बनेगा, कटता हुआ नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है, एक दूसरे से कभी भी टच नहीं होगा, ठीक है। मगर फिर भी एक प्रॉपर्टी कह रही है तो अपन समझना चाहते हैं इसको, क्या बोल रहा है, देखो अगर मैंने बोला ये, जैसे अगर मैं बोलूं ए सी डी बी सी ई, मतलब अगर ये कब कैंसिल हो जाएगा कि इन दोनों में से, इन तीनों चीजों में से कोई एक दो प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएगी। जैसे अगर बोलो सी और ये तो इक्वल हो गई भाई, यहाँ पे सी से इक्वल टू सी हो गई, समझ में आती है क्या? ए और बी इक्वल है क्या? देखें ए से मुझे इतना सेटिस्फाई मिल रहा है मगर बी से मुझे इतना मिल रहा है, तो भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। बची कौन सी? डी और ई, डी से मुझे इतना मिल रहा है, इससे मुझे ज्यादा मिल रहा है, तो सी और डी, सॉरी डी और ई भी क्या है, इक्वल नहीं है। तो सीधी सी बात है, कभी भी आईसी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। आई बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको देखिए ना ज्यादा मिल रहा है, क्या मुझे ए से जितना सेटिस्फाई उतना बी से मिलेगा क्या? नहीं ना, तो वही बात है, इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकता, इस चीज को ध्यान रखिए। आप इसमें दोनों बनाएंगे, आईसी नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, तो पहले ये बनाएंगे, इसको क्रॉस लगाएंगे, फिर राइट वाला ये बनाएंगे, नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ना। और ये a इक्वल टू c इक्वल टू d, b इक्वल टू c इक्वल टू d, ये करके करेंगे हम उसको। देखिए मैं रफ कर रहा हूं उसको, तीन प्रॉपर्टीज अपने कर लिए, तीनों प्रॉपर्टीज याद भी हो जानी चाहिए। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले आईसी स्लोप डाउनवर्ड नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरा अपने पास क्या है, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, आईसी नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस। अब ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि देखो टच का मतलब क्या है, ये ऐसे निकले, ठीक है। पॉसिबल है क्या इसी का वैसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर टच हो रहा है मतलब आपकी एक यूनिट जीरो है, और मैंने आपको शुरू से कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व में कोई भी यूनिट जीरो नहीं हो सकती, समझ रहे हो बात को? जीरो होगा ही नहीं, तो ये टच कैसे करेगा, ये तो इसके ऊपर से निकलेगा ना। इसलिए आईसी नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि दोनों में से अगर एक जीरो हो गया, मतलब इन दोनों में से ये वाला लाइन इसके टच हो गई, ये वाला लाइन इसके टच हो गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एक ही कमोडिटी परचेस कर रहे हैं, और एक कमोडिटी परचेस कर रहे हैं, तो वो इंडिफरेंस कर्व में आएगा ही नहीं, समझ रहे हो बात को? तो आईसी नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ये चार प्रॉपर्टीज अपने पास पूरी तरीके से हो गई है, ठीक है। पहली क्या थी, आईसी स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ एमआरएस,
हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और आईसी नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ये ध्यान रखिए, ठीक है। प्रॉपर्टी से 4 नंबर पे बनता है, डायग्राम के साथ अच्छे से समझाएं, पूरा नंबर मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिए ऑर्डिनल अप्रोच तो आपकी हो गई पूरी, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच आपकी पूरी हो गई है। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या क्या पढ़ा अपन ने, इंडिफरेंस ये भी बताया, लास्ट टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज का था, वो हो गया, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा 10 मिनट का, वो भी अपन फिनिश कर लें कि भाई इसमें और क्या रह जाता है आपके पास। देखिए आपके पास आता है एक तो बजट टॉपिक। कौन सा टॉपिक आता है, बजट। गवर्नमेंट बजट नहीं बोल रहा हूं बेटा, बजट, ओनली बजट, ठीक है। टॉपिक आता है बजट। इसमें बजट में क्या क्या आता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि बजट होता क्या है, फिर बजट सेट, फिर बजट लाइन, ठीक है, फिर एक बजट इक्वेशन। ये 4 चीज अपन को पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले बजट की बात करें अपन, किसकी बात करें, बजट। कि बेटा बजट होता क्या है, देखिए सुना मेरी बात। ये मुझे एक चीज बताओ, आपके पास 100 रुपए पड़े हैं और आपको मार्केट में एक ही चीज परचेज करने जानी है। सुना मेरी बात, 100 रुपए में आपको एक ही चीज परचेज करने जाएंगे, तो बेटा बजट बनाने की जरूरत क्या है। आपको पता है मुझे पूरा पैसा उसी चीज पर, उस पर्टिकुलर चीज पे खर्च करना है। मानते हो नहीं मानते इस चीज को। बजट अपन कब तैयार करते हैं, जब अपन को एक से ज्यादा चीजों पे खर्च करना हो, कि भाई मेरे को 100 रुपए में ये चीज पे इतना खर्च करना है, इस चीज पे इतना खर्च करना है, इतना चीज खर्च करना है। मतलब एक लिमिटेड इनकम में बहुत सारी चीजें परचेज करनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या तैयार करना पड़ेगा, अपना बजट तैयार करना पड़ेगा कि ये पैसा सबसे पहले किस चीज पे लगे, फिर उसके बाद कितना लगे, उसके बाद कितना लगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो बजट है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। भाई 10,000 रुपए मेरी इनकम है, तो 10,000 रुपए बजट के हिसाब से सामान लाना पड़ेगा ना। आप ऐसे समझिए इसको कि भाई आपका जो मंथली बजट तैयार होता है, आप सबके घरों में बजट तैयार होता है, हमारे घर में भी होता है, ठीक है। अगर मान के चलो 10,000 रुपए का बजट अपन ने तैयार करा, 10,000 में मुझे भाई 2,000 रुपए का मिल्क पे खर्च करना है, 2,000 रुपए रेंट हो गया, 2,000 रुपए का सब्जी और वेजिटेबल एंड पता नहीं अदर ये सब चीज हो गई, ठीक है। और ऐसे करके अपने पास लास्ट में 8,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। 2,000 रुपए मैंने इधर अदर एक्सपेंस के नाम शुरू कर दिए, तो मतलब मैंने 10,000 को प्रॉपर्ली बांट रखा है ना। समझ रहे हो बात को। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं ठीक है क्या बजट बनाना, 5,000 का मिल्क ले आता है अपन तो बेटा कहीं ना कहीं ये सब चीजें इफेक्ट होगी नहीं होगी ना। तो इसलिए बजट बनाया जाता है कि लिमिटेड इनकम है। अगर मेरे पास लिमिट, देखो इनकम किसी की अनलिमिटेड नहीं होती, पहली बात तो सबकी लिमिटेड इनकम होती है। अब आप सोचो सर अंबानी वगैरह की तो अनलिमिटेड किसी की नहीं होती, लिमिटेड है। सब अपने मैनेज को सब चीजें मैनेज करके चलते हैं, ठीक है, वो चीज। तो इसको बेटा बजट कहते हैं अपन, ठीक है। अब सुनने की बात ये आती है कि मेरा बजट कब तो बिगड़ जाता है और कब सही हो जाता है। देखो मेरा इनकम इक्वल है, मान के चलो मेरा 10,000 रुपए इनकम था, इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, मगर जो सामान मैं परचेज करता हूँ उसकी प्राइस में डिक्रीजमेंट आ गई, प्राइस में गिरावट आ गई। मान के चलो कहा मैं 50 रुपए का दूध परचेस करता था, अब वो 50 की जगह 45 का आता है, तो बेटा मेरा पैसा बचेगा नहीं बचेगा, कुछ बचेगा, और वो बचेगा तो या तो मेरी सेविंग में जाएगा या मैं कुछ और चीजों पे खर्च कर सकता हूँ। समझ में आती है बात, क्योंकि खर्चे तो आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स से पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो फंड्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो बॉन्ड्स को भी कहीं ना अपनी इच्छाओं की, वो पैसे को कहीं और इच्छा पे खर्च करूंगा, समझ में आती है, और ऐसे ही करते हैं अपन, ठीक है। ये तो बजट सही रह जाता है। इनकम, जब आपकी इनकम फिक्स है और प्राइस गिर गया, और मैं बोलूँ जब इनकम भी फिक्स है और प्राइस बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं बजट आपका क्या हो गया, बिगड़ जाएगा। कि 50 की जगह दूध कितने का हो गया, 55 रुपए का, तो भी बजट बिगड़ जाएगा। मतलब आपके एक्सपेंस ज्यादा होंगे, मतलब पैसा कम बचेगा। समझ में आ रही बात। हो सकता है अदर एक्सपेंसेस आपको निकालना, जो 2,000 रुपए का अदर एक्सपेंस का अपन ने कोटा बना रखा है, ठीक है। अदर एक्सपेंस मंथ में ऐसे छुटपुट खर्च होते हैं, मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो उनके वो खर्चे जो होते हैं भरपाई करने की, तो वो भी तो आप अपनी इनकम से निकालोगे ना, तो वो उस चीज पे कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी आपके पास। समझ में आती है ये चीज, ठीक है। क्लियर बेटा, अभी समझते हैं, डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब देखिए बजट सेट, आपके नोट्स पे देखिए बजट सेट की जो डेफिनेशन है क्या है, मैं लिख भी रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बजट सेट का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से, इट इज रेफर्स टू all the, it refers to all those bundles
bundles that the consumer can purchase with his money income. With his money, you can say income. जो खर्च करने के पैसे हैं, देखो किसी इंसान की इनकम 50,000 रुपए, मगर उसने खर्च करने के लिए 10,000 रुपए निकाले, तो हम खर्च कितने की बात करेंगे? 10 की बात करेंगे, 50 की बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है? क्लियर है? एट द गिवन प्राइस ऑफ द गुड, मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस पे, क्योंकि प्राइस को देखते हुए हम सामान परचेज करते हैं ना, द गिवन प्राइस ऑफ द, क्लियर हुआ चीज? ये बजट सेट का डेफिनेशन बन गया। अब देखो बजट सेट है बेसिकली दो फैक्टर्स पे वर्क करता है, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला तो क्या? इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी घटेगी तो उस हिसाब से मेरा बजट चेंज होगा। समझ में आती बात? क्योंकि देखो इनकम बढ़ती है तो आप ये ना सोचे कि इंसान उसी इनकम में, जो जैसे मान के चलो मेरी पहले 20,000 रुपए इनकम थी, अब 30,000 रुपए इनकम होगी तो भी मैं 10,000 रुपए के हिसाब से खर्च कर रहा हूँ। नहीं बेटा, इंसान अपने स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं जहाँ 5 किलो चीनी कंज्यूम करता था वहां पे 10 किलो करने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मगर 5 किलो वाली जहां में मैं 30 रुपए किलो वाली चीनी परचेस करता था, हो सकता है मैं 35 वाली करने लग जाऊं, क्योंकि स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाना है मेरे को, ठीक है? होता है ये चीज। आप एक पर्टिकुलर इनकम पे नीला दूध प्रेफर करते हैं, जैसे इनकम आपका बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं? गोल्ड दूध में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? समझ लो बात को? तो वो क्या, दूध तो आप उतनी क्वांटिटी का पी रहे हो, 1 किलो 1.5 किलो पी रहे हो, मगर आपने क्वालिटी को क्या कर दिया? चेंज। वो क्वालिटी चेंज ही क्या है आपका? स्टैंडर्ड लिविंग वाला पार्ट होता है, ठीक है? क्लियर है? दूसरा आपका पार्ट होता है प्राइस फैक्टर, प्राइस, ठीक है? प्राइस ऑफ द गुड, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर प्राइस सस्ता होगा तो मैं ज्यादा उस चीज को परचेज कर पाऊंगा, महंगा होगा तो कम चीज परचेज कर पाऊंगा। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिमांड में पढ़ेंगे, क्योंकि जब किसी, देखो डिमांड सिर्फ प्राइस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, और भी फैक्टर पे डिपेंड करती है। मगर मोटा मोटा देखा जाए तो प्राइस फैक्टर को देखा जाता है कि भाई मैं, क्योंकि मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या पूछूंगा? कितने का है? अगर मेरे बजट में होगा तो मैं उसको खरीदूंगा, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो जैसे मैं छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम होगी। वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिकली मेरा बजट किस चीज पे डिपेंड करता है? मेरा इनकम पे, और मेरा प्राइस होता है गुड्स पे, ठीक है? कमोडिटी के प्राइस पे। जैसे अगर इनकम बढ़ा तो सही है, घटा तो खराब है, प्राइस घटा तो सही है, प्राइस बढ़ा तो गलत है, ठीक है? तो यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है तो सही है, ये गलत है, ठीक है? और ये घटा तो सही है, ये क्या है? गलत है। समझ में आती है बात? बोलिए, क्लियर है बेटा? समझ में आती है? तो बजट सेट का डेफिनेशन में लिखा है, तो क्या था कि इट रेफर टू ऑल दोस बंडल्स, बंडल मतलब कॉम्बिनेशंस। ये इंटरफेस का मैं बताया था मैंने, तो बंडल्स को आप कॉम्बिनेशंस भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम्बिनेशंस दैट द कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज मनी इनकम एट द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर की इनकम पे और प्राइस ऑफ द गुड्स पे। अगर ये बढ़ती है इनकम तो सही है, इनकम बढ़ रही है, प्राइस उतनी की उतनी तो फायदा है। प्राइस इनकम घट रही है, प्राइस उतनी की उतनी तो नुकसान है, ठीक है? क्योंकि इनकम घट गई, प्राइस उतनी की उतनी है, तो भाई मुझे पैसा इधर उधर से अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइस घट गई, इनकम उतनी की उतनी है, तो मैं ज्यादा सामान परचेज कर सकता हूँ, ठीक है? जो भी मैंने बताया 50 का दूध 45 में हो गया तो फायदा है, 45 का दूध अगर 55 का हो गया तो नुकसान है। तो बड़े की बात अपन यहाँ पे कर ली। समझ में आ रही है बेटा बात? बोलिए, क्लियर है? अब बजट सेट हो गया, इसके बाद अपना टॉपिक आता है बजट लाइन। कौन सा टॉपिक आता है? बजट लाइन। मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार, ऊपर वाले पार्ट को ऑप्शन लिख लिया होगा आपने। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जिसको मैं पार नहीं कर सकता। लाइन क्या होती है? हमेशा मतलब एक लाइन बन गई है जिसको पार नहीं कर सकते। पार क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मेरा इनकम कांस्टेंट है। तो इसका जो कर्व है, लाइन है, वो लिख लीजिए डेफिनेशन। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इट represents the different combination
different combinations of two goods that the consumer can purchase by spending all his money या all his income, जो भी खर्च करने वाली इनकम है वो बात, ठीक है। अभी एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। It represents a different combination of two goods that the consumer can purchase by spending all his income, मतलब ये कंज्यूमर अपनी इनकम जो अलग अलग कमोडिटीज परचेज कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। और आपको पता है एक लाइन कांस्टेंट बनेगी, आप ये चीज में आपको अभी एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है, कर दूं देखिए, इक्वेशन जो नोट्स में दे रखा था वही है अपने पास। अभी तो करते हैं, देखिए इक्वेशन लेकर चलते हैं। जैसे कंज्यूमर का जो इनकम है, कंज्यूमर इनकम इसको वाई से डिनोट कर रहे हैं, मनी भी कह सकते हैं इसको। कितनी है? 20 रुपीज है। कितना बेटा? 20 रुपीज। प्राइस ऑफ गुड कितना है? क्योंकि मैंने आपको बताया बजट कभी भी एक गुड के लिए तो बनता ही नहीं है, इससे ज्यादा के लिए बनता है। तो मान के चलो प्राइस ऑफ गुड 1, इसको Q1 कह सकता हूँ मैं। ये कितना है? ₹4 पर यूनिट, 4 रुपए का एक यूनिट है। और दूसरा जो है प्राइस ऑफ गुड 2, जिसको P2 कह सकता हूँ। ये कितना है? ₹2 पर यूनिट। कितना है बेटा? ₹2 पर यूनिट। बट 20 रुपए है, 20 रुपए को मुझे दो चीज पे खर्च करना है, जिसमें प्राइस जो गुड 1 है वो 4 रुपए का एक आता है और ये 2 रुपए का एक आता है, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए गुड 1 और गुड 2, और अपन इनकम का ब्यौरा भी देखेंगे यहाँ पर। टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि 20 रुपए ज्यादा खर्च कर नहीं सकता मैं, ठीक है। देखिए 0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 4, 2, 0। इंडिफरेंस का आपसे जज मत करना कि सर आपने इंडिफरेंस का मैं बोला था 0 नहीं आ सकता। बेटा ये बजट है, बजट इन द सेंस मैंने पूरा पैसा एक ही कमोडिटी पे खर्च कर दिया। मतलब यहाँ पर तो बजट की जरूरत नहीं है मेरे को। मैंने क्या बोला, मैंने पूरा पैसा एक ही कमोडिटी पे खर्च कर दिया, इस पे खर्च ही नहीं करा, तो सीधी सी बात है गुड 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मगर बजट बनाना है मेरे को, तो मैं दोनों चीजों को परचेस करूंगा। समझ लो बात को। अब देखिए कैसे, अब पहले ये देखिए क्या इसका कर्व डाउनवर्ड बनेगा अपवर्ड बनेगा, वो देखिए आप। जज हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर ही बढ़ रहा है, यहाँ पर ही घट रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन वाला कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। तो बजट लाइन का जो कर्व है, बजट का जो कर्व है वो कैसे जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। अब देखिए 20 रुपए के हिसाब से इसका इक्वेशन, बजट इक्वेशन लिखवाया था ना, वो देख लीजिए क्या है। वो आपको टू कमोडिटी वाले में लिखवाई थी, Px Qx प्लस Py Qy इज इक्वल टू y, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इनकम आपका 20 रुपए है, तो देखते जाते हैं। Px सबसे पहले प्राइस ऑफ गुड 4 रुपए, कितनी यूनिट परचेज की? 0 प्लस ये 10 इंटू 2 आ गया 20 रुपए, क्योंकि इसको जो करेंगे तो 0 ही आएगा, 10 इंटू 2 20 रुपए हो गया। समझ में आती है बात? ऐसे ही ये सबका 20-20 रुपए आएगा, ये मत दिमाग लगाए, ठीक है, क्या अलग अलग आ जाएगा। जैसे यहाँ पर करूँ भाई 4 इंटू 5 है, क्योंकि मैंने 1 यूनिट 4 रुपए की 5 यूनिट परचेज करी, प्लस इसको 0 इंटू 2 करेंगे, ये तो 0 हो गया, 5 कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन सबका कितना आएगा? 20 रुपए ही आएगा। करके देख लीजिए आप चाहे।
समझ में आती है बेटा बात? ठीक है, क्लियर है? और कर ले आप 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, तो 4 प्लस 16 कितना होता है? 20 होता है। 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है बेटा। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये भी सेम चीज 20 हो जाएगा अपने पास। ऐसे 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, ये भी 20 हो गया। तो इन सब का जो टोटल है कितना आएगा? 20 आएगा। मगर आपको दिमाग लगाइए, जहाँ ये 4 मैंने 4 रुपये इस पे खर्च कर दिए क्योंकि एक 4 रुपये का आता है। यहाँ पे 8 कितने 2 मतलब 8 गुना 16, 16 और 4 कितने हो गए? 20, मतलब 20 रुपये मैंने ऐसे खर्च करे। 1 यूनिट इसका परचेस करा और 2 यूनिट इसके परचेस कर लिए। समझ में आती है बेटा बात? बोलिए। अब सर कब बनाएंगे तो कैसा बनेगा? डाउनलोड स्लूपिंग आप बना सकते हैं। लॉस वाली बुक किधर आएगी आपको बता रखा है। G2 इधर आएगा, गुड 2 इधर आएगी, गुड 1 इधर आएगी। मतलब ये वाली लाइन इधर आएगी, ये वाली लाइन इधर आएगी। तो जो कर्व है वो ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 0 भी है ना, तो टच होके जाएगी लाइन ये ऐसी बनेगी। ठीक है, फिर ये आपकी क्या बनेगी? बजट लाइन। क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहे ना, पॉसिबल है जा सकती हो क्या? क्योंकि यही आपकी क्या शो कर रही है 20 रुपए के अंदर। आप ये सारे चीज इसके अंदर जितना भी कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है ये सारा 20 रुपए के अंदर अंदर आ रहा है ना बेटा, तो सब इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस कर सकते हो। क्लियर है? मतलब अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द अटेनेबल कॉम्बिनेशन इन बजट, तो आप लिखेंगे ये वाला पार्ट। लाइन के अंदर जो भी है सारा अटेनेबल है, लाइन के बाहर जितना भी है जो कि जो इमेजिनरी है, क्योंकि मैं परचेस तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? अनअटेनेबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनअटेनेबल। ये बजट इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिए। इक्वेशन बनता है समझ में आती है बात? ये बजट इक्वेशन का पार्ट बनता है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो बजट है बेसिकली इनकम और प्राइस के बात होता है। आपको बता, अगर आपसे पूछ ले कि बजट लाइन राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, तो आप लिखेंगे व्हेन इनकम कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस। क्योंकि प्राइस कम होगा तो मैं ज्यादा और परचेज कर पाऊंगा, और इनकम बढ़ेगी तो और परचेज कर पाऊंगा। समझ में आती है बात? ठीक है, और बोलो लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा, तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन कंज्यूमर इनकम डिक्रीजेस और प्राइस इंक्रीजेस। जैसा पॉजिटिव हो जाएगा अपने पास। ठीक है, मैं लिख देता हूं अभी बजट इक्वेशन के पास लिख देता हूँ। बजट लाइन राइटवर्ड व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस और प्राइस of the group decreases। ये हो गया राइटवर्ड कब शिफ्ट होगा? इनकम बढ़ेगा और प्राइस घटेगा। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? लीजिए, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस और प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस। दूसरे से अपोजिट हो जाएगा बजट लाइन शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, व्हेन कंज्यूमर इनकम डिक्रीज और प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज। क्लियर चीज? देखिए इसको एक बार। ठीक है, अब सर डायग्राम अगर बनाना चाहें कि भाई राइटवर्ड लेफ्टवर्ड का कैसे शो करना है तो देखिए सिंपल सा डायग्राम है। पहले तो कॉमन डायग्राम बना लीजिए आप। ये आपका बजट लाइन वाला डायग्राम है। अगर मुझे राइटवर्ड शिफ्ट करना है तो मैं ऐसे ऐसे शो कर दूंगा, टच तो हो गई, स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है तो इधर। ठीक है, ये तो होगा राइटवर्ड, इधर राइट से इधर ही जाएगा, और ये अंदर आ रहा है तो लेफ्टवर्ड, तो लेफ्टवर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा?
अब सुनिए, ये कंज्यूमेबल आपका पूरा हो चुका है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, बजट लाइन, बजट सेट, ये सब चीज आपके हो चुकी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।